नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के ख़ुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम का आगाज़, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो, ख़ास खबरें हो या फिर खबर ख्याल हो, उन प्रोग्राम्स का आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर पर हर रोज़ एक हदीस मुबारक शाये की जाती है ताकि अवाम को सहूलत हासिल हो सके। तो बहरहाल आज की जो हदीस मुबारक जो रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर पर शाये की गई है वो कुछ इस तरह है। हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरफा का रोज़ा रखने से एक साल पहले और एक साल आइंदा के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो रोज़े की जो फ़जीलत है देखिए, और ख़ास तौर पर अरफा के रोज़े की जो फ़जीलत है बहुत ही गैर मामूली है। और अल्लाह ताला आपके एक साल के गुनाह माफ़ कर देते हैं, पिछले और आने वाले साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो बहरहाल जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि सारे मुल्क में गर्मी की जो लहर शिद्दत है वो बढ़ती ही जा रही है। ख़ास तौर पर आप देखेंगे रियासत तेलंगाना में गर्मी का यह हाल है कि लोग काफ़ी परेशान हैं, लोग दुआएं कर रहे हैं। और जिस तरह लोग पानी यानी बारिश न होने के बाद के नतीजे में बारिश के लिए दुआएं किया करते थे, बारान रहमत के लिए दुआएं किया करते हैं, उसी तरह अब गर्मी से बचाव के लिए भी दुआएं कर रहे हैं। क्योंकि अल्लाह ताला कहा जाता है कि गर्मी हो या सर्दी हो, सब ये अल्लाह ताला की मखलूक है, अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे है। तो बहरहाल अल्लाह ताला जहाँ चाहे गर्मी की शिद्दत पैदा कर देता है, जहाँ चाहे आप देखेंगे ठंडक पैदा कर देता है। तो ये जो चीज़ें होते हैं बहुत ही अहमियत रखते हैं। हालिया अरसे के दौरान एक वाक़या पेश आया और वो भी कब्रिस्तान में वाक़या पेश आया। नाज़रीन, आपको बता दूँ कि वाक़या ये है कि एक साहब की तदफीन करने जा रहे थे, अल्लाह के नेक बंदे थे। तो बहरहाल बारिश हुई, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि वो बारिश तमाम कब्रिस्तान में नहीं हुई, बल्कि उसी यानी ख़बर पर हुई जहाँ पर उन साहब की तदफीन अमल में लाई जा रही थी। तो ये अल्लाह ताला का इनाम होता है, जिसे चाहे बारिश देता है, जिसे चाहे सर्दी यानी सर्द या मौसम अता फरमाता है, जिसे चाहे गर्म मौसम अता फरमाता है। लेकिन हम यही दुआ करते हैं जिस तरह बारिश के लिए दुआ की गई है कि बारान रहमत के लिए, यानी ये बारिश हमारे लिए रहमत बन जाए, उसी तरह आप देखेंगे कि गर्मी के लिए हमें यही दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अपने रहमत में रखे और गर्मी की शिद्दत से बचाए। नाज़रीन, असल ख़बर यह है, जैसा कि ब्रेकिंग न्यूज़ हम आपको सुनाने जा रहे हैं, तो आपने देखा कि किस तरह कल एक ही दिन में रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ़ मकामात पर एक नहीं दो नहीं बल्कि 22 अफराद सन स्ट्रोक यानी धूप की लो लगने से अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गए, जिसमें तालिब इल्म भी शामिल है, जिसमें किसान भी शामिल है, जिसमें आपको बता दूं कि मुसाफिरीन भी शामिल है और नामालूम अफराद भी शामिल है। ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। और आपको ये बता दूं कि कम अज़ कम 19 अजला में महकमा मौसमियात ने रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। और ख़ास तौर पर अगर हैदराबाद की बात करते हैं तो हैदराबाद में जो वेदरमैन है टी बालाजी, उसका कहना है कि हैदराबाद में दर्जा हरारत तकरीबन 43 डिग्री सेल्सियस रहा है और इसमें मज़ीद इजाफा हो सकता है। तो बहुत ही ख़तरनाक मौसम है। लेकिन अल्लाह का शुक्र एहसान है कि जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि अल्लाह के नेक बंदे जब दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल करता है। आप देखिए कि बाहर जाकर देखिए, आपको अंदाज़ा होगा कि फ़िल वक्त मौसम किसी कदर ठंडा है। ये अल्लाह का एहसान है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो मौसम को देखकर बारिश ज़रूर होगी। तो बहरहाल अल्लाह ताला सब पर रहम फरमाए। लेकिन जहाँ तक 22 अफराद के एक दिन में यानी अपनी ज़िंदगियों से महरूम होने का सवाल है, एक तरफ गर्मी की वजह से 22 अफराद सिर्फ एक दिन में अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो जाते हैं, तो दूसरी तरफ आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, शुमाल में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में हालिया अरसे के दौरान, एक हफ्ते की बात भी नहीं है कि किस कदर तूफ़ानी बारिश बाद 12 के नतीजे में एक नहीं दो नहीं बल्कि 117 अफराद अपनी ज़िंदगी उनसे महरूम हो गए। तो ये जो होता है अल्लाह ताला का, इसे अज़ाब भी कह सकते हैं, अल्लाह ताला का कहर भी कह सकते हैं। जहाँ पर नाइंसाफ़ी होती है वहाँ अल्लाह ताला ज़लज़लों की शक्ल में, जहाँ अल्लाह ताला बारिश की शक्ल में, गर्मी की शक्ल में अपना अज़ाब नाजिल फरमाते हैं। तो बहरहाल आप देखेंगे कि किस तरह उत्तर प्रदेश में मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, मुसलमानों पर किस तरह का जुल्म किया जा रहा है, बुलडोज़र का इस्तेमाल किया जा रहा है और जानबूझकर मुसलमानों को मुख्तलिफ बहानों से निशाना बनाया जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब तो ये बीमारी जो है मगरबी बंगाल को भी अपने लिपेट में ले चुकी है। और आप देखेंगे कि मगरबी बंगाल किस तरह जो कभी इनकलाबी रियासत के तौर पर जाना जाता था, फ़िरका परस्ती के लिए बदनाम रियासत के तौर पर जो उभरने लगेगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि आप फ़िरका परस्त जो ताकतें हैं, तंजीमें हैं, उनका परिवार है, अगर उस पर गौर करें तो अंदाज़ा होगा कि इन्होंने हमेशा अंग्रेज़ों की चापलूसी की है, अंग्रेज़ों के तलबे चाटे हैं। और हद तो ये है कि अंग्रेज़ों से बार
बार बार माज़रत खाई भी की है, नाम लेना ज़रूरी नहीं है, आप खुद अक्लमंद है, आप खुद समझ जा सकते हैं। तो बहरहाल ये जो चीज़ें हैं बहुत ही ख़तरनाक है और ये चीज़ें हिंदुस्तान को तबाही और बर्बादी की तरफ ढकेल रही हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर ये समझते हैं कि बेवकूफ़ ये समझते हैं कि हम इक़्तिदार के मज़े लूटते रहेंगे, ऐसा नहीं है। इक़्तिदार हमेशा किसी का नहीं होता और जिस तरह दौलत हमेशा किसी की नहीं होती, इक़्तिदार भी किसी का नहीं होता और ज़िंदगी जिस तरह हमेशा किसी की नहीं होती, इक़्तिदार भी नहीं होता। तो बहरहाल आज ये तख्त पर हैं, हो सकता है कल ये तख्ते पर चले जाएँ और इबरतनाक इनकी मौत हो। तो बहरहाल फ़िरक़ा परस्त दरिंदों ने हिंदुस्तान को यरगमाल बना रखा है, हिंदुस्तान को तबाही और बर्बादी के रास्ते पर डाल रखा है। और हालांकि हिंदुस्तान में सुपर पावर बनने की पूरी सलाहियतें मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि 145 करोड़ आबादी में मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों के, मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले, मुख्तलिफ तहज़ीबों की नुमाइंदगी करने वाले पाए जाते हैं, मुख्तलिफ ज़बानों के बोलने वाले रहते हैं। तो हिंदुस्तान कसरत में वहदत जो है उसकी बेहतरीन मिसाल है। लेकिन फ़िरक़ा परस्त दरिंदों ने पिछले 10-12 बरसों से हिंदुस्तान को तबाह व बर्बाद करके रख दिया है। मिसाल के तौर पर हद तो ये है कि अब जानवरों के नाम पर इंसानों को कत्ल किया जा रहा है। हम आपको लिए चलते हैं नाज़रीन, गुजरात में आप देखेंगे कि किस तरह यानी गौ रक्षकों ने और फ़िरक़ा परस्त दरिंदों ने आपने देखा कि किस तरह एक 70 साल बुज़ुर्ग को पकड़ लिया था। और आप पे देखेंगे कि बीफ केस के बारे में बात कर रहा हूँ और वहाँ पर बीफ केस में गिरफ्तार 70 साल ज़हीर शेख को पुलिस हिरासत में मार दिया गया और उनके अरकान ख़ानदान ने कहा है कि पुलिस ने ज़हीर साहब को गिरफ़्तार किया और फिर उन्हें मार कर क़त्ल कर दिया। अफराद ख़ानदान ने पुलिस पर ये इल्ज़ाम आयद किया है, लेकिन पुलिस ने कहा कि हमने कुछ नहीं किया है, बल्कि ज़हीर शेख की बीवी एक रात कुछ दवाएँ लाई थी, दवाएँ खाने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई, इस तरह की बात पुलिस ने कही है। तो लेकिन आपको ये बता दूँ कि ज़हीर शेख जब हॉस्पिटल में थे, आपको बता दूँ कि उनका वीडियो भी बनाया गया जिसमें उन्होंने पुलिस पर इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में रखकर बहुत ज़्यादा अजियत दी थी। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि पुलिस अगर इस तरह ज़ईफ़ अफराद को भी अपनी दरिंदगी का निशाना बनाती है तो फिर आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। लेकिन एक बात पुलिस को भी याद रखना चाहिए कि जुल्म हद से बढ़ जाता है तो फिर जालिम का गिरेवा पकड़ने के लिए मज़लूम उठ खड़ा होता है और जब मज़लूम उठ खड़ा हो जाएगा तो समझिए कि हालात क्या होंगे, मुल्क में खाना जंगी की हालत पैदा हो जाएगी। ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। बहैसियत सहाफ़ी, बहैसियत एक हिंदुस्तानी, मुहिब वतन हिंदुस्तानी, हम हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि हमारे मुल्क में इस तरह के हालात पैदा हों जैसा कि दूसरे ममालिक में खाना जंगी के हालात पैदा हुए हैं। याद रखिए, क़त्ल व गारतगिरी, अब खाना जंगी होगी तो लोग कत्ल भी होंगे, खाना जंगी हुई तो लोग ज़ख्मी भी होंगे। और आप अंदाज़ा कीजिए कि ये ज़िंदगी जो है आनी जानी है और ये क़त्ल व गारतगिरी, ये जो शहादत का रुतबा होता है वो बहुत बड़ा होता है, मुसलमान का ये ईमान होता है। अगर इसी तरह के हालात रहे तो समझिए कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते दिखाई दे रहे हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आलमी सतह पर भी इस तरह के ख़दशात ज़ाहिर किए गए हैं कि हिंदुस्तान में क़त्ल आम करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन हो सकता है कि क़त्ल आम का वार उल्टा पड़ जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कोई भी चूड़ियाँ पहन कर नहीं बैठता, कोई भी अपनी जान आसानी से नहीं देता, बल्कि जान लेकर ही जान देता है। तो बहरहाल अगर कोई मज़लूम ये तय कर ले कि मैं तो जाने वाला हूँ लेकिन 10-12 को तो लेकर जाऊँगा, तो फिर क्या होगा, ये सोच कर फ़ैसले करने चाहिए इन फ़िरक़ा परस्त दरिंदों को। और फ़िरक़ा परस्त दरिंदों को ये सोच लेना चाहिए कि आज हुकूमतें उनकी सरपरस्ती कर रही हैं, आज हुकूमतों की सरपरस्ती में, पुलिस की सरपरस्ती में, निफाज़ कानून की सरपरस्ती में वो जुल्म कर रहे होंगे। लेकिन जब इनका जुल्म पकड़ा जाएगा, कुदरत उन्हें पकड़ेगी, तो फिर कोई ना कानून आएगा, ना पुलिस वाले आएंगे, ना हुकूमत आएगी उन्हें बचाने के लिए, बल्कि कुदरत की जो लाठी होती है इस कदर ज़ोरदार होती है कि तमाम के तमाम उसकी ज़द में आ जाते हैं, चाहे वो हुकूमत हो या हुकूमत करने वाले हों या निफाज़ कानून की एजेंसियाँ हों या फिर पुलिस वाले हो, तमाम के तमाम अगर कुदरत की लाठी की ज़द में आ जाएंगे तो फिर समझिए कि उनकी अकल ठिकाने आएगी। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं। उस खबर के बारे में हम आपको बताते हैं। कल तो आपको हमने बता दिया था कि मगरबी बंगाल के तमाम मदारिस में जो है वंदे मातरम लाजमी करार दिया गया है। और आपको ये भी बता दूं कि शुवेंदु अधिकारी ने, जो कभी आप देखेंगे तृणमूल कांग्रेस की सरबराह टीएमसी की सरबराह जो हैं ममता बनर्जी, उनके नाक के बाल हुआ करते थे। तो बहरहाल ना उस नाक के बाल का ये हाल हो गया है कि अब उसने वंदे मातरम तमाम मदारिस में लाजमी करार दिया है। और अब तो यह है कि उसने ये भी कह दिया है कि जो
सरकारी मुलाजिमीन है वो मीडिया से बात ना करें। नाज़रीन, हम आपको एक और ख़बर की जानिब लिए चलते हैं। आपको बता दें कि लोग सिर्फ मुनाफे के लालच में आकर या फिर पैसा डबल हो जाएगा ये सोचकर अपना पैसा या सरमाया यानी ज़िंदगी का जो सरमाया होता है, सरमाया हयात होता है, वो इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जो धोखाबाज होते हैं वो फरार इख्तियार करते हैं। अब अंदाज़ा कीजिए कि नौहीरा शेख हीरा गोल्ड का आपको अच्छी तरह मालूम है, तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 30,000 करोड़ का 3,000 या 30,000 करोड़ का जो गबन किया गया है, ये लोगों से पैसे वसूल किए गए। NRIs भी उसमें शामिल थे और फिर आपको बता दूं कि NRIs के साथ साथ दूसरे भी उसमें शामिल थे। लेकिन आपको बताना यह ज़रूरी है कि NRIs के साथ साथ जो मकामी लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि 3,000 करोड़ रुपए का ये स्कैम है और नौहीरा शेख को गुरुग्राम से गिरफ़्तार कर लिया गया है। नौहीरा शेख की जो जब्त शुदा कर्क शुदा जो प्रॉपर्टी है उनका बोली लगाई जाने वाली थी, लेकिन ये कहा जा रहा था कि नौहीरा शेख ने उसमें रुकावटें पैदा की। और एक अहम बात है नाजरीन कि एक आला पुलिस अहदेदार के हवाले से हमें ये मालूम हुआ है कि नौहीरा शेख को जानबूझ कर फंसाया गया है। ये पॉलिटिकल वेंडेटा या सियासी इंतकाम है और इसके लिए बाद सियासतदानों ने सियासी दलालों को इस्तेमाल किया है। ठीक है, एक बात है, चलिए आप नौहीरा शेख ने सरमाया हासिल किया, लेकिन एक आला पुलिस अहदेदार का ज़राए से हमें पता चला है कि एक आला पुलिस अहदेदार ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि नौहीरा शेख ने जो जायदादें जो प्रॉपर्टीज़ खरीदी थी उसको बेच कर आसानी तमाम सरमायाकारों के जो पैसे लौटाए जा सकते थे, लेकिन ये जानबूझकर इस तरह की हरकतें की गई है। तो बहरहाल नाज़रीन, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो नौहीरा शेख के कारोबार में सरमायाकारी के तकरीबन उसने 37% से लेकर 40% तक मुनाफा देने का ऐलान भी किया था और कुछ महीनों तक, कुछ अरसे तक ये मुनाफा दिया भी जाता रहा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सियासी वेंडेटा यानी सियासी इंतकाम की वजह से नौहीरा शेख की जो वो है यानी कंपनीज़ है वो लड़खड़ा गई। और दूसरी अहम बात यह है कि गुरूर और तकब्बुर भी इंसान को तबाह व बर्बाद करके रख देता है। नौहीरा शेख का हाल ये था कि उनके कदम ज़मीन पर नहीं थे बल्कि आसमान पर जा रहे थे, ये भी कहा जा रहा है। तो बेचारी अब हालत देखिए क्या हो गया, पहले क्या थे, पहले अब क्या हो गए हैं, उनकी हालत देखकर आपको अंदाज़ा हो सकता है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो अमानत होती है उसमें ख़यानत नहीं करनी चाहिए और लोगों का जो कर्ज़ होता है उसे फौरी वापस करना चाहिए। और आपको बता दूं कि अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो या सरकारी इदारे हों, अगर नौहीरा शेख की प्रॉपर्टीज़ को वो हर्राज कर रहे हैं या बोली लगा रहे हैं तो उसमें बुराई क्या बात है। आपके पास सरमाया नहीं है, आप हर्राज करके दे दीजिए। तो बहरहाल नौहीरा शेख को तो गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके खिलाफ हैदराबाद में नाकाबिल ज़मानत वारंट की गिरफ्तारी जारी किया गया था। तो बहरहाल नाज़रीन, ये एक बात रही। तो अब देखना यह है कि नौहीरा शेख की गिरफ्तारी से क्या उनके जो सरमायाकार थे उन्हें कुछ हो सकता है। लेकिन एक बात यह है कि नौहीरा शेख के जो इन्वेस्टर्स थे उनकी तादाद 1,72,000 है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि लोगों ने शादियां, अपने बच्चों की शादियों के पैसे सरमाए में लगा दिए थे, बतौर सरमाया मशगूल कर दिया था। और NRIs थे और जो रिटायर्ड लोग थे वो भी कि चलिए ये बहुत शरीफ औरत लग रही है, बहुत दीनदार औरत लग रही है। उन्होंने वजह क्या है, देखिए हमारे पास चाहे पॉलिटिशियंस हो चाहे आम लोग हो, तमाम मज़हब का ज़बरदस्त इस्तेसाल करते हैं, मजहबी इस्तेसाल कर सकते हैं, या हिंदू हो या मुसलमान हो। बीजेपी देखिए कि जिस तरह हिंदुओं का मजहबी इस्तेसाल कर रही है, संघ परिवार हिंदुओं का मजहबी इस्तेसाल कर रही है। और ये जो लोग आवाम होते हैं इनके मासूम भोले भाले होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि ये मज़हब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मज़हब से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये अपनी ज़िंदगियों को पुरताइश ज़िंदगी गुजारते हैं। तो नौहीरा शेख का भी ये हाल हो गया है, मजहबी लिबादा उन्होंने ओढ़ा, उसके बाद आपने देखा कि लोगों को ये तबाही बर्बादी का लिबादा उड़ा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि लोग तड़प रहे हैं। कई ऐसे ख़ानदान हैं जिन्होंने 10-10 लाख रुपए भी अपने तमाम यानी ज़िंदगी कमाई उस नौहीरा शेख की कंपनियों में लगा दी, सरमायाकारी कर दी, और आज वो तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और कई ऐसे ख़ानदानों को मैं जानता हूँ कि उन्होंने 10-10 लाख रुपए नौहीरा शेख के पास सरमाया मशगूल किया था और आज वो काफ़ी परेशान हैं। अब देखना है कि नौहीरा शेख क्या करती हैं। वैसे तो अब गिरफ्तार हो गया है, फिर आप अंदाज़ा कीजिए कि चोर पुलिस का खेल तो चलता रहता है, गिरफ्तार होती हैं फिर रिहा
रिहा होती हैं, गिरफ्तार होती हैं, फिर रिहा होती है। अरे मेरे भाई, गिरफ्तार रिहा होने से ज़्यादा अहम ये है कि आप जो सरमायाकार है उनको पैसे कब देंगे, ये फैसला कर लीजिए। आपके पास अच्छी जायदादें हैं और वो उन जायदादों को आप फ़रोख्त करके बआसानी अपना कर्जा अदा कर सकती हैं। 3,000 करोड़ रुपए आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो बहरहाल अब देखना यह है कि नौहिरा शेख की गिरफ्तारी के बाद वैसे भी आप देखेंगे कि किस तरह नौहिरा शेख को रिश्वत भी देनी पड़ी होगी, नौहिरा शेख को यानी भत्ते भी देने पड़े होंगे, हफ्ते भी देने पड़े होंगे। और नौहिरा शेख का हुजूर ये है कि नौहिरा शेख अगर पॉलिटिक्स में नहीं आती तो फिर समझिए कि वो उनकी जो स्कीम थे वो बराबर चलते रहते, लेकिन वो पॉलिटिक्स में आकर उन्होंने मुख्तलिफ सियासतदानों को और ख़ास तौर पर मुस्लिम सियासतदानों को अपना दुश्मन बना लिया। और उसके बाद देखा कि किस तरह मुस्लिम सियासतदानों के दलालों ने नौहिरा शेख के खिलाफ महाज खोल दिया और उन पर बदनवानी के इल्ज़ाम लगाए। और फिर आप देखेंगे कि 1.75 लाख जो इन्वेस्टर्स है उनका पैसा डूब गया क्या। अभी नौहिरा शेख और उनकी कंपनियों की जितने भी आपको बता दूं कि यानी प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें फ़रोख्त करके ये हासिल किया जा सकता है। अब देखना है कि ये हासिल होगा या नहीं होगा। लेकिन नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं एक और ख़बर की जानिब। अब ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में ज़रा तसव्वुर कीजिए कि अगर हिंदुस्तान में जेनज़ी की तहरीक शुरू हो जाए तो फिर नरेंद्र मोदी का क्या होगा, हेमंता बिस्वा शर्मा का क्या होगा, शुवेंदु अधिकारी का क्या होगा, या फिर योगी आदित्यनाथ का क्या होगा। आप अंदाज़ा कीजिए कि 12 साल से लोग, ऐसा लग रहा है कि लोगों का दम घुट रहा है और अजीब व गरीब हरकतें मोदी हुकूमत में हो रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया गया, लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पर ना बेटी, चाहे वो 9 माह की बेटी हो या फिर 83 साल की बेटी हो, वो महफूज नहीं है। और हमारे वज़ीर आज़म लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हालिया अरसे के दौरान आपने देखा कि किस तरह बंडी संजय के बेटे, बंडी संजय कौन है आप अच्छी तरह जानते हैं, चप्पल उठाओ, यानी आप अंदाज़ा कर सकते हैं उन्हें चप्पल उठाओ भी बीजेपी में कहा जा रहा है, क्योंकि उन्हें अमित शाह की चप्पल उठाई और ये बेचारा मुमलिकती वज़ीर दाखिला बन गया। हमें किसी की मेहनत पर रश्क नहीं करना चाहिए, मैं किसी की मेहनत पर तबसरा करने का हक़ नहीं है। अब उनका अमल है, उन्होंने चप्पल उठाई, हो सकता है बड़े हो अमित शाह के ओहदे का लिहाज रखा होगा इसलिए चप्पल उठाई, या फिर अपनी तरक्की के लिए उन्होंने चप्पल उठाई होगी। तो बहरहाल अमेरिका आप देखेंगे कि अमित शाह की जो चप्पल है वो बंडी संजय को, यानी बंडी संजय कुमार जो करीमनगर से पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करते हैं, बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट है और मुमलिकती वज़ीर दाखिला है। तो बहरहाल चप्पल उठाना उनके लिए इस कदर नेक शुगुन साबित हुआ कि अमित शाह ने उन्हें अपना नायब बना दिया, अपना जूनियर वज़ीर बना दिया। तो बहरहाल बंडी संजय का बेटा है बंडी भगीरथ। आप अंदाज़ा कीजिए कि एक 17 साल लड़की के साथ मुंह काला करता है और उस लड़की के बारे का कहना है कि उसने एक नहीं बल्कि दो मरतबा, और वो भी फार्म हाउस में शराब मजबूरन ज़बरदस्ती शराब पिलाकर उसने ये काम किया है। अब बंडी संजय के बेटे के बारे में कहा जाता है, बंडी संजय ने दावा किया है कि उन्होंने उसे सरेंडर करवाया है, लेकिन पुलिस कहती है, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी कहते हैं कि सरेंडर नहीं किया बल्कि उसे गाड़ियों की तलाशी के दौरान गिरफ्तार किया गया। तो बहरहाल बंडी संजय का बेटा तो अब 14 दिन के लिए पुलिस तहवील यानी अदालती तहवील में है, जुडिशियल रिमांड में है। लेकिन आपको बता दूं कि जहाँ तक लड़कियों का सवाल है, लड़कियों की हिफाजत चाहे वो किसी मज़हब से क्यों ना ताल्लुक़ रखती हो, हमारा फ़र्ज़ बनता है, तमाम हिंदुस्तानियों का फ़र्ज़ बनता है। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी लड़कियों के बारे में कहते एक हैं करते एक हैं। हद तो ये है कि खातून जो सहाफ़ी होते हैं उनके सवालात का जवाब भी नहीं देते। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि हालात क्या से क्या हो रहे हैं और किस तरह के रुख इख्तियार करते जा रहे हैं। तो बहरहाल आपने देखा कि ममता बनर्जी खातून होने के बावजूद ममता बनर्जी को किस कदर मजबूर व बेबस कर दिया गया, किस तरह हेरा फेरी की गई, किस तरह मरकज़ी यानी फोर्सेस का इस्तेमाल किया गया ममता बनर्जी के ख़िलाफ़, यहाँ तक कि मरकज़ी एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ममता बनर्जी खुद कहती है। ममता बनर्जी की जो पार्टी के अरकान पार्लियामेंट है या अरकान राज्यसभा है वो कहते हैं और अरकान असम्बली भी कहते हैं। वैसे में नाज़रीन आपको बता दूँ कि अब मगरबी बंगाल के तमाम मदारिस में जैसा कि वंदे मातरम को लाजमी करार दिया गया है। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे, उन्होंने ये इख्तियार दिया था कि जो पढ़ें, जो ना पढ़ें उनसे कोई बात फरोख्त नहीं की जाएगी। तो ये इंसान का इख्तियार होना चाहिए कि आप ज़बरदस्ती करेंगे कि भाई फलां चीज़ खा लो तो क्या कोई भी खा लेगा, आप कहेंगे गोबर खा लो, आप कहेंगे पेशाब पी लो तो क्या कोई पी लेगा। ये सोचने वाली बात है। इंसान का दिमाग होता है, इंसान अशरफुल मखलूक़ात
आप देखेंगे इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया है, उसे अक्ल अता की है और वो अक्ल से काम करता है, और जो दरिंदे होते हैं, जो बैल होते हैं, वो अजीब गरीब अंदाज में काम करते हैं। तो बहरहाल पॉलिटिकल बैल यानी सियासी बैल भी आज मंजरेआम पर दिखाई देते हैं। आपको देखेंगे कि किस तरह यानी कुर्बानी के मौके पर आपने देखा कि किस तरह ईद उल अज़हा के मौके पर ये लोग शोर बर्पा करते हैं और गाय की खरीदी, गाय तो कोई काटता भी नहीं है, बैल काटता है, भैंस काटता है। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि इन बैलों ने जो यानी अमन व अमान को नुकसान पहुंचाया है। पुलिस को, खासतौर पर तेलंगाना पुलिस को सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। अगर तेलंगाना पुलिस सख्त कार्रवाई नहीं करती तो समझो कि ये बहुत ख़तरनाक बात है। तो बहरहाल बेटी बचाओ पढ़ाओ, बेटी बचाओ की बात हमने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिया था। और आपको ये बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और आपने देखा कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलोनी को उन्होंने किस तरह मेलोडी देकर फुसलाने की कोशिश की, और आपने देखा कि अब रील बनाने में मसरूफ़ हो गए हैं। जबकि राहुल गांधी का कहना है कि हिंदुस्तान कई एक मसाइल से दो चार है, उसके बावजूद भी हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मेलोडी के लेकर रील बना रहे हैं। तो ये छिछोरापन है। मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो बहरहाल ऐसा नहीं करना चाहिए। वज़ीर आज़म का जो ओहदा होता है एक बावकार ओहदा होता है। आप अगर मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क के मफाद के लिए कुछ इक़दाम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए बात करते हैं तो अच्छी बात है, और कौमी एकता के लिए बात करते हैं तो अच्छी बात है। हालत ये हुई कि हर तरफ फसादात भड़काए जा रहे हैं, हर तरफ लोगों को यानी नफ़रत बांटी जा रही है लोगों में, और हर तरफ आप देखेंगे नफ़रत फैलाई जा रही है, नफ़रत का जहर घोला जा रहा है। लेकिन वज़ीर आज़म को उसकी फ़िक्र नहीं है। याद रखिए, ये जो चीज़ें होते हैं, जहर जो फैलाया जाता है फ़िरका परस्ती का, वो बहुत ही ख़तरनाक होता है। पाकिस्तान को इस बीमारी ने पूरी तरह लिपेट लिया। अब हिंदुस्तान भी उसकी तरह लिपेट में पूरी तरह आ गया। हम तो इस मामले में अब पाकिस्तान से भी आगे निकल गए हैं। और आप अंदाज़ा कीजिए कि जानवरों के नाम पर लोगों को मारा जाता है, ये किस कदर बुरी बात है। आपने देखा कि हालिया अरसे के दौरान सावरकर जो RSS का लीडर था, आपको बता दूं कि उसके भतीजे ने वाज़ेह तौर पर कहा कि उसके सावरकर ने कभी भी गाय को मुक़द्दस जानवर नहीं कहा, बल्कि गाय को एक आम जानवर कहा है। तो बहरहाल ये गाय 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 लेकर जिस तरह की सियासत कर रहे हैं, आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर मुसलमान गाय या बैल ख़रीदना बंद कर देंगे तो फिर इनका क्या हाल होगा। मगरबी बंगाल में देखिए अब किसान सड़कों पर आ गए हैं, और तेलंगाना के लोगों को भी चाहिए, उलमा को चाहिए, मशाइखिन को चाहिए, और सियासी कायदीन को चाहिए, और मैं समझता हूँ कि जो लोगों को, आम लोगों को भी चाहिए कि वो ये जो यानी बैलों की जो कुर्बानी देते हैं वो कुर्बानी ना दे, बैलों को ना दे, बल्कि बकरे बहुत है मार्केट में, आप बकरे ख़रीद कर दे सकते हैं। तो वैसे भी अगर आप देखिए कि जो दौलतमंद तबका है मुसलमानों का, उन्हें चाहिए कि वो बड़े बड़े फार्म हाउस खोलें, शीप हाउस खोलें, ताकि वहाँ पर बकरों की अफजाइश की जा सके और कुर्बानी के मौके पर बिना किसी खलल के उनको परेशानी ना हो। तो बहरहाल ये बहुत अहम बात मैं बता रहा हूँ। ऐसे में मुसलमानों को हर चीज़ अपने तौर पर कर लेनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि किस तरह एयर इंडिया को इस्तेमाल किया जाता है आज़मीन हज के लिए, कि लाखों करोड़ों रुपए से फ़ायदा होता है। बकरीद के मौके पर भी करोड़ों की तादाद में जानवर फ़रोख्त किए जाते हैं, उससे हिंदुस्तान की मईशत को सहारा मिलता है। उसके बावजूद भी मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह ज़हर बोला जा रहा है, हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को कम अज़ कम संजीदगी से सोचना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि जो पहले उन्होंने कर दिया, अब कम अज़ कम वो ओहदे वज़ारत उज़्मा पर फायज़ हैं, वो कम अज़ कम इस ओहदे की लाज रख लें, इस ओहदे की इज़्ज़त रख लें। ये एक अहम बात है। आप अंदाज़ा कीजिए कि हमारा जो वज़ीर दाखिला है कौन है, आप अच्छी तरह जानते हैं, उनके बारे में क्या कहा जाता था ये भी अच्छी तरह जानते हैं, उनका जो रिकॉर्ड है वो भी आप अच्छी तरह जानते हैं, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के लोग अगर इक़्तिदार में आ जाएंगे तो हिंदुस्तान का क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। और हिंदुस्तान का क्या हो रहा है आप देख भी रहे हैं। तो तालीम याफ्ता लोगों का इक़्तिदार में आना, नौजवानों का इक़्तिदार में आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो अजीब व गरीब बातें करते हैं। बेरोज़गार नौजवानों के बारे में उन्होंने कहा कि ये जो बेरोज़गार नौजवान हैं ये कॉकरोचेस है, यानी ये झिंगर है, और ये क्या करते हैं, मीडिया या सोशल मीडिया से वाबस्ता हो जाते हैं और हुकूमत और हुकूमती निज़ाम पर तनकीद करने लगते हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन समझाएगी कि हुकूमत क्या कर रही है? क्या वो नहीं देख रहे हैं कि हुकूमत, नरेंद्र मोदी हुकूमत में पिछले 10-12 वर्षों के दौरान कितने लोगों का कत्ल किया गया, मजहब के नाम पर, जानवरों के नाम पर कितने लोगों का कत्ल किया गया, कितने लोगों को हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, कितने लोगों को यानी ट्रेनों में मारा गया, कितने लोगों को सिर्फ उनके होलिये की वजह से
कत्ल शहीद किया गया, क्या ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जानते हैं? तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक अच्छा काम किया, तनकीद तो की, लेकिन वो तनकीद का असर ये हुआ कि जहमत में रहमत साबित हुई है। अब नौजवान तबका जो हिंदुस्तान का है वो मुत्तहिद हो रहा है और उसने कॉकरोच जनता पार्टी नामी एक पार्टी कायम कर दी है, और वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सबक देने के लिए। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि इस कदर इस पार्टी के रुकनीत लोग हासिल कर रहे हैं, और ख़ुद आपको बताना ज़रूरी है कि जो इंस्टाग्राम पर है, इंस्टाग्राम पर इसके जो फॉलोवर्स की तादाद 14 मिलियन तक पहुंच गई है, जबकि बीजेपी के फॉलोवर्स की तादाद 8.8 मिलियन है। यानी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को भी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने पीछे छोड़ दिया है। और आपको ये बता दूं कि कॉकरोच जनता पार्टी के अगर ये तहरीक जोर पकड़ती है तो हिंदुस्तान में हालात बांग्लादेश के जिंजी की तरह हो जाएंगे। नेपाल में जो जिंजी का के ज़रिए इनकलाब आया, वो इनकलाब हिंदुस्तान में बर्पा हो सकता है, और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि किस तरह के हालात पैदा होते हैं। बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक यानी जिंजी का सवाल है, जिंजी कौमों की तकदीरें बदलने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। वैसे भी नाज़रीन आपको बताना ज़रूरी है कि किस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। यानी कॉकरोच जैसे ही बेरोज़गार नौजवानों को कहा गया, चीफ जस्टिस का जो वजाहत या रिमार्क मंजर आम पर है, उसके बाद तो ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हुए। तो बहरहाल अब नौजवान में एक शऊर जाग गया है, नौजवान बेदार हो चुके हैं, और नौजवान पूरी तरह आपको बता दूं कि मुत्तहिद होकर अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये बता रहे हैं कि अगर नौजवान मुत्तहिद हो जाएं तो फिर खपरस्त दरिंदों का क्या होगा, मुल्क को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, मजहबी खतूत पर जो लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनका क्या होगा। तो बहरहाल इस तरह की खबरें हमने आपको पेश की है और आपको बताया है कि किस तरह के हालात मुल्क में पैदा किए जा रहे हैं। कम अज़ कम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। बहरहाल नाज़रीन इसके साथ हम अपना प्रोग्राम ख़ास खबरें अख्ताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।